वीर की शादी की बात सुनते ही सुधा जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जल्दी जल्दी आगे बढ़कर अपने हाथों से उन दोनों की बलैया लेकर नजर उतारती हैं और कहती हैं, अरे हाँ, मैं तो कहती हूँ कल की कल ही तुम दोनों की शादी करवा देती हूँ। क्या पता फिर तुम दोनों लड़ो और फिर अलग हो जाओ। इससे तो अच्छा ब्याह हो जाएगा तो तुम दोनों छोड़ ना पाओगे एक दूसरे को। वीर आयत का हाथ छोड़कर अपनी दादी के गले लगाते हुए बोला, दादी आप बहुत अच्छी हो, करवा दो ना मेरी शादी कल ही आयत से। आयत वीर के कंधे पर हाथ रखकर उसे धकेलते हुए बोली, इतनी जल्दी? जल्दी कैसे होगी शादी? अरे सब हो जाएगा, मैं देख लूंगा। वो आयत का हाथ पकड़कर अपने करीब करता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर माही की तरफ देखते हुए कहता है, मॉम कल हम दोनों की शादी करवा दीजिए। माही को तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था। वो क्या कहे, उसका बेटा सच में आयत के बगैर पागल हो गया है। माही ने वीर को समझाते हुए कहा, देखो वीर, शादी विवाह इतनी जल्दी नहीं हो जाता है, वक्त लगता है, इन सब में तैयारी होती है। कुछ नहीं होता है मॉम, हम गेस्ट को फोन करके बुला लेंगे, पंडित जी को दादी माँ बुला लेंगी और कपड़े सरता बुआ के शोरूम में भरे हुए हैं, उसमें से हम देख लेंगे, है ना बुआ? ब्राइडल वियर है ना आपकी बुटीक में? सरता ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और माही और राजवीर दोनों की तरफ देखा। दोनों पति पत्नी इस वक्त हैरानी से अपनी बेटी को ही देख रहे थे। राजवीर को अपने मन में सोचता है, उनकी शादी तो मेरी शादी से भी बहुत विचित्र होगी। उसने माही की ओर देखकर कहा, तुम्हें लगता है इन दोनों की शादी साथ में निभेगी? सुधा जी झट से कहती है, ऐसे कैसे नहीं निभेगी? इतना सब कुछ होने के बाद फिर से मान गए हैं दोनों, इसका मतलब ये है कि जीवन में आगे कभी भी झगड़ा वो दोनों मान ही जाएंगे। तैयारी कार है, चलो मैं पंडित जी से बात कर लेती हूँ। कहकर सुधा जी ने अपना फोन निकाला और पंडित जी को कॉल लगा दिया। पंडित जी ने 2 दिन का मुहूर्त बताया। बस 2 दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है। ये सोचते ही वीर झट से आयत के गले लगाते हुए कहता है, देखना मैं तुम्हें एक मौका नहीं दूंगा उदास होने का। थैंक यू सो मच, तुमने मुझ पर भरोसा किया। वीर की बेशर्मी वाली बात सुनकर आयत समझ नहीं पाती कि इतने लोगों के बीच उसे क्या कहे। वो मुस्कुराकर वीर को देख रही होती है। जल्दी जल्दी से शादी की पूरी तैयारी की जाती है। दूल्हा दुल्हन के कपड़े के लिए वीर और आयत पूरा दिन सरदा के बुटीक में थे। उस शोरूम के सारे कपड़ों को उन्होंने देख लिया था। तब जाकर एक कपड़ा वीर और आयत को पसंद आया था। लाल रंग की साड़ी और गोल्डन कलर का शेरवानी, दोनों का कॉम्बिनेशन गजब का लग रहा था। कपड़े हो जाने के बाद गहने और बाकी तैयारी उन लोगों ने देख ली। राजवीर और माही ने अपने गेस्ट को इनवाइट कर लिया। सुधा जी, वो तो मानो बुढ़ापे में जिनके घुटने में हमेशा दर्द हुआ करता था, आज वो दर्द भरे घुटने से भी तोड़ तोड़ कर सारे नौकरों से काम करवा रही थी। अपने पोते की शादी देखने की उनकी जाने कब सपने सजा रखे थी। उन्हें तो रातों को नींद नहीं आ रही थी, ये सोचकर कि उनका बेटा कहीं गलत लड़की से प्यार ना कर ले। पर आज लड़की उनकी पसंद की आ रही थी। यही सोच सोचकर वो बहुत उत्साह से सारी तैयारी कर रही थी। उनके पीछे रंजीत जी भी रहते हैं ताकि वो उनका ध्यान रख सके। माही ने अपने माँ पापा, मयंक, शीतल सभी को फ़ोन करके इनवाइट कर दिया। अचानक से हुई शादी को लेकर सभी हैरान थे, लेकिन कहते हैं ना, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। जब दोनों एक दूसरे को मौका देने को तैयार थे तो दूसरे नाराज होकर भी क्या करते। फाइनली शादी वाला दिन भी आया। जब दोनों शादी के जोड़े में तैयार बैठे थे, वीर की नज़र ऐसे हट ही नहीं रही थी। वो उसे गले लगा लेना चाहता था। पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे थे। आयत और वीर एक दूसरे से अगल बगल में बैठे पंडित जी के कहे अनुसार सारी विधियों को पूरा कर रहे थे। पंडित जी उन्हें उस रस्म के महत्व को समझा रहे थे और दोनों उनकी बातें को सुनकर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। शादी में रणवीर के और सभी दोस्त भी आए थे। वीर ने जिनके साथ मारपीट की थी, सिवाय ठक्कर के, क्योंकि वो अभी वीर से बदला लेने की साजिश में लगा हुआ था। अपनी तरफ से एक दो कोशिश भी कर चुका था मगर वो कामयाब नहीं हुआ था। सुएग ठक्कर के अलावा बाकी सभी दोस्त, यहाँ तक कि वेरोनिका भी इस शादी में शामिल थी। 7 फेरे के साथ वीर और आयत की शादी हो गई और आज दोनों एक दूसरे के हो गए। मंडप पर खड़े आयत और वीर अपने सामने उन सभी लोगों की तरफ एक नज़र करता है। यहाँ पर इस समय मीडिया से लेकर ब्लॉगर्स तक सभी अपने लिए कंटेंट ढूंढ रहे थे। वीर और आयत
सबकी तरफ देखकर अपने हाथ जोड़कर सभी को देखते हुए अपने हाथ जोड़ते ही सभी मेहमानों के हाथ में फूल और अच्छे दे दिया गया था, जिससे उन्होंने उनके ऊपर छिड़क दिया। वीरा आयत को अपनी भाभी के रूप में देखकर बहुत खुश थी। राजवीर और माही को देखकर तो लग ही नहीं रहा था कि उनकी इतनी उम्र हो गई होगी। दोनों अभी ऐसा लगते हैं जैसे नई नई शादी हुई हो। सुधा जी आंखों में आंसू लिए स्टेज पर वीर और आयत को देखते हैं और स्टेज के नीचे माही और राजवीर को। उनका पूरा परिवार पूरा हो गया था। कभी वो वक्त था जब राजवीर और माही को उन्होंने जब अलग होते देखा था, और आज उन्होंने वीर की शादी अपनी आंखों से देख ली। वो रंजीत जी के कंधे पर सर रखकर बोली, अब भगवान बुला भी ले तो भगवान से कोई शिकायत ना होगी। पूरा भरा पूरा संपन्न परिवार देखकर जा रही हूँ। यहाँ तक कि मेरी बेटी को भी भगवान ने सद्बुद्धि अब दे ही दी है। अब इस दुनिया से जाने की बात मत करो सुधा जी, अभी तो हमें वीर के बच्चों को भी देखना है, तभी तो तुम परदादी बनोगी, कहकर उन्होंने प्यार से सुधा जी के गाल को खींचा। सुधा जी पहले रंजीत जी को देखती हैं, फिर अपने चारों तरफ मेहमानों की भीड़ देख करके शर्मा कर अपने पल्लू से अपने चेहरे पर आ रही मुस्कुराहट को छिपा लेती हैं। वीर इस वक्त अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। इनमें से आधे तो वही थे जिन्होंने उसकी और आयत के झगड़ा करवाया था, लेकिन फाइनली वीर ने उन सबके साथ दोस्ती फिर से कर ही ली थी। तभी सरिता ने वीर को आवाज़ देते हुए कहा, काफ़ी रात हो गई है, आयत इंतजार कर रही होगी। वीर इन सबके साथ था, पर वो मौका ढूंढ रहा था अपने कमरे में जाने का। आयत उस लाल रंग की शादी के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी और वो जी भर करके देख भी नहीं पाया था। वो जाकर उसके उस रूप को एक बार निहारना चाहता था। उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कुछ मिनट तक उसे दुल्हन के निवास से लेकर दुल्हन के गहने तक, मांग में सिंदूर से लेकर गले के मंगलसूत्र को देखकर पूरी तरह से तसल्ली करना चाहता था कि आयत उसकी है। मगर यहाँ उसके दोस्त हैं जो कुछ ना कुछ कहते हुए उसे यहाँ रोक रखा था। आयत के बारे में सोचकर वीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी। अपनी सुहागरात को लेकर उसने इतने सारे सपने देख लिए, इतनी सारी चीज सोच ली थी कि अब उसे अपने दोस्तों के बीच में रहकर भी उसके चेहरे की मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। रणबीर उसे चिढ़ाते हुए बोला, ये तो तू पागलों की तरह हंस क्या रहा है? कहीं शादी के होते ही पागल तो नहीं हो गया? वीर नाराज होते बोला, तुम लोगों को तो बस मौके चाहिए होते हैं, मैं नहीं बैठता तुम लोगों के साथ, तुम लोग आपस में बातें करो। और वो उठकर वहां से निकल गया। वो तो कब से मौका ढूंढ ही रहा था वहां से भागने का और आयत के पास आने का, जो उसे मिल गया था। लेकिन उसकी बहन वीरा भी उतनी आसानी से आयत तक पहुंचने नहीं देने वाली थी। वीर जैसे ही हाल में आया, उसने देखा अभी तक उसके मामा मामी नाना नानी सभी उसके माँ के साथ बैठे कुछ बातें कर रहे थे। वीर को देखते ही उन्होंने उसे अपने पास बुला लिया। वीर एक नज़र अपने कमरे की ओर देखकर उनके पास जाकर बैठ जाता है। यहाँ वीरा आयत को वीर के कमरे में ले आई थी। इस कमरे में तो कई बार आयत आई थी, इसलिए उसके लिए कुछ अजीब सा नहीं था। आयत के कपड़ों का सूटकेस वीरा उसी के कमरे में रखवा देती है। अब तक माही भी वहां आ गई थी। वो बोली, आयत मैं किसी नौकर से कह दूंगी, कल तुम्हारे कपड़े वीर के वार्डरोब में लगवा देगी। आयत को एक बार प्यार से निहारने के बाद माही कमरे के बाहर चली गई, जबकि वीरा आयत के साथ ही बैठी हुई अपने भाई के आने का इंतजार कर रही थी। वीर जब अपने कमरे की ओर आया, सरदा वीर को अपने साथ लेकर कमरे में छोड़ने के लिए आती है। वीरा जो कि अंदर आयत के पास बैठी हुई थी, वो झट से उठकर खड़ी हो गई, कमरे के बाहर आई और दरवाजे को बंद कर दिया। भाई, आज द्वार पर नेक देनी होती है, उसके बगैर आप कमरे में नहीं जा सकते। तूने दरवाजा क्यों बंद किया? आपका क्या भरोसा, मुझे धोखा देकर भाग जाओ तो इसलिए बंद कर दिया मैंने। तू छोटी है, इतनी कब से बोलने लगी? अरे तुझे किसी चीज की कमी है तो तुझे मुझसे पैसे मांगने पड़ रहे हैं? श्रद्धा बोली, नेक बनता है उसका, दे दे। वीर मुंह बनाकर सरता की ओर देखता है, फिर वीरा की ओर देखकर 500 का एक नोट उसके हाथ में देते हुए बोला, जा आइसक्रीम खा लेना। वीरा उस 500 के नोट को उलट पुलट कर देखते हुए कहती, भाई तुम वीर मल्होत्रा ही हो ना? वीर उसे घूर कर देखने लगा। वीरा डरते बोली, नहीं, मेरे कहने का मतलब है आपने नेक में 500 रुपए दिए हैं अपनी बहनों को। इतनी खूबसूरत भाभी मिली है, आपको तो 2-4 करोड़ यूं ही दे देना चाहिए मुझे।
वीर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, 2-4 करोड़ में कितने जीरो होते पता है तुझे? जब काम करेगी ना, उस दिन पता चलेगा कितना दिमाग चलाना पड़ता है इन पैसों को कमाने के लिए। वीरा अपनी उंगली से अपने माथे को टैप करते हुए बोली, अकल तो यहाँ भी खूब है भाई। मल्होत्रा का खून मैं भी हूँ। सोच लो, पैसे नहीं दोगे तो आज अंदर मैं भी सोऊंगी। ये सुनते ही वीर की हालत खराब हो गई। आज इस कमरे में किसी और को वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। उसने अपना वॉलेट निकाला और उसमें से पैसे गिनने लगा। वीरा उसके वॉलेट को हाथ में लेते बोली, जो भी पैसे हैं मैं ले लूंगी और बाकी चीज आपको दे दूंगी। आपके वॉलेट का मेरा क्या। ठीक है, अब जाइए। वीरा ने दरवाजा खोल दिया और साइड से हट के वीर को अंदर जाने दिया। वीर ने कमरे के अंदर कदम रखा। वीरा मुस्कुराकर कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। वीर उस कमरे को देखता है। मोगरे और गुलाब के फूल से सजाया हुआ कमरा इन दोनों की मिली जुली खुशबू से महक रहा था। बैलून, कैंडल्स, हर एक चीज इतनी बेहतरीन तरीके से सजाया गया था कि वीर 2 पल तक तो अपने कमरे को पहचान भी नहीं पाया। तभी उसकी नज़र बिस्तर पर गई। बेड पर सिमट कर बैठे आयत अपने घुटनों को मोड़कर, अपने हाथों को अपने घुटनों से लपेटकर अपने सर को झुकाए आयत दुल्हन की तरह घूंघट लेकर बैठी हुई थी। वीर के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट आ गई और वो छोटे छोटे कदम लेकर आयत की ओर बढ़ा। बेड तक पहुंचते ही उसने अपने कंधे से अपने, सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। आयत कुछ बोली तो नहीं, पर उसने अपने गर्दन को हिलाया। ये तो वीर ने नोटिस किया। वीर बिस्तर पर बैठते हुए बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों के आगे फिर से आयत का वही चेहरा सामने आया जो उसने शादी के मंडप पर देखा था। सिंदूर से सना मांग, जिसे देखकर उसे एहसास हुआ कि आज से आयत उसकी है, सिर्फ उसकी, सिर्फ वीर की। वीर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं आज बहुत खुश हूँ। उसने धीरे से आयत के घूंघट को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वीर ने उसके घूंघट को हटाया तो आयत मुस्कुरा कर उसे ही देख रही थी। आयत ने अपनी गर्दन ऊपर की, लेकिन वीर आयत को देखता ही रह गया। अब तक जो दिलकश मुस्कुराहट उसके चेहरे पर सजी हुई थी, वो मुस्कुराहट एक ही पल में जाने कहाँ हवा हो गई थी। अब उसके चेहरे पर आयत को देखकर सिर्फ हैरानी थी। उसने उस चुनरी को उसके ऊपर से पूरी तरह से हटा दिया। आयत मुस्कुराकर वीर को देख रही थी। वो धीरे से बिस्तर से अपने पैरों को नीचे करते हुए वीर के सामने खड़ी हो जाती है। वीर भी झट से उठकर खड़ा हो गया था। अब आयत की नज़र वीर पर थी और वीर की आयत पर। आयत ने इस वक्त ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप और एक हॉट शॉर्ट पहना हुआ था जो कि ब्लैक कलर का ही था। चेहरे पर दुल्हन वाला मेकअप और गहने तो बहुत दूर की बात है, उसने तो मंगलसूत्र और सिंदूर तक अपने चेहरे से हटा दिया था। आयत को देखकर इस वक्त कोई नहीं कह सकता था कि इसकी अभी भी शादी हुई होगी। ना चूड़ी, ना मंगलसूत्र, ना माथे पर बिंदी और ना ही सिंदूर। इन कपड़ों में वो बस रोज की तरह वाली आयत दिख रही थी। ये वो आयत नहीं थी जिसके सपने लेकर वीर इस कमरे के अंदर आया था। ये सब क्या है आयत? ये कैसे कपड़े पहन लिया तुमने? वीर बोला। आयत अपने आप को अपनी उंगलियों से ऊपर से नीचे तक दिखाते हुए बोली, तुम्हें पता नहीं है क्या कि मुझे ऐसे कपड़े पहनना पसंद है? वीर बोला, जानता हूँ, लेकिन आज हमारी सुहाग रात है। आज मैं तुम्हें पूरी तरह से उस दुल्हन के रूप में देखना चाहता था जो कुछ देर पहले तक स्टेज पर थी। आयत मुस्कुराती बोली, वो तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा वीर। वीर आयत से थोड़ा नाराज होकर बोला, तुम्हें क्या हुआ आयत? वीर, अब देखो, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था तो बन गई मैं तुम्हारी बीवी, मगर सिर्फ नाम की, कहकर उसने अपने होठों को छोटा किया और फिर वीर की तरफ देखते हुए बोली, अफसोस, तुम्हारी सुहागरात वाला सपना, सो सॉरी वीर, सब खराब हो गया। क्योंकि सुहागरात तो बहुत दूर की बात है, मैं तो तुम्हें खुद को भी हाथ ना लगाने नहीं दूंगी। वीर की आंखें इस वक्त मानो गुस्से से खून उतर आया हो। उसने अपनी आंखों को बंद किया, अपनी मुट्ठियों को बांधकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसे बहुत मनाने के बाद तो आयत मिली थी। वो अपने गुस्से से खोना नहीं चाहता था। जब वीर को लगा कि वो थोड़ा शांत हो गया है तो फिर से बोला, ये सब क्या है? तुम ऐसे रहना चाहती हो? ठीक है, मुझे ये भी मंजूर है। आखिर तुम्हारी खुशी में तो मेरी खुशी है, कहकर वो एक कदम आगे आया। आयत मुस्कुराती उसे देखकर बोली, अफसोस, मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें खुश रहने ही नहीं दूंगी। वीर, अब तो तुम्हें तड़पना है। वीर का चेहरा फिर से कठोर होने लगा। आयत अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर अपनी जुबान पर मिठास खोलते बोली, वीर, तुम्हें याद है, तुमने एक बार
मुझे कहा था कि अगर हम दोनों की शादी हो गई तो तुम मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दोगे, लेकिन अब तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाऊंगी। आयत, वीर चिल्लाते बोला। उसके चिल्लाने का आयत पर कोई असर नहीं हुआ और वो मुस्कुरा कर और 2 कदम आगे आई। वीर की शेरवानी के बटन के साथ खेलती बोली, क्या हुआ वीर, तुम्हें याद नहीं है क्या? तुमने मुझे क्या कहा था? आयत ने ये बहुत ही सिलेक्टिव वॉइस में कहा था और इस आवाज़ के साथ ही वीर का गुस्सा फिर से सॉफ्ट हो गया था। वीर ने अपने हाथ को ऊपर किया और आयत के चेहरे को अपने हाथों में थामना चाहा। आयत अपने दोनों हाथों से उसके हाथ को झटक देती है। वीर के गले में अपने हाथ को लपेटे हुए बोली, तुम्हें लोगों को नरक के दर्शन कराना बहुत पसंद है ना वीर? तो अब मैं तुम्हें नरक दिखाऊंगी। आयत ने अपनी गर्दन ऊपर करके वीर के कान के पास सिलेक्टिव आवाज में बोली, वेलकम टू द हेल स्वीट हार्ट। कहकर आयत ने अपनी एक आंख ब्लिंक की और होठों से किस का इशारा करके पीछे हो गई। वीर तो मानो जैसे गुस्से से फायर हो चुका था। सच में मनाया था उसने आयत को, इतनी माफी मांगी थी उससे, और आयत अब शादी के लिए मानी थी तो उसे लगा था मानो जैसे उसे उसका सब कुछ मिल गया। अब जाकर उसके समझ में आया कि आयत इतनी आसानी से कैसे मान गई थी। अब जाकर वीर समझ पाया कि आयत उसे प्यार करती है, इसलिए उसके पास नहीं आई है, बल्कि उसकी जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए आई है। वो सच में आयत को प्यार करने लगा है, ये बात तो जानता था। उसने अपने आप से कहा आयत को मनाने की फिर से कोशिश करेगा, उसके गुस्से को भी झेलने की कोशिश करेगा, ताकि आयत को वीर के प्यार का एहसास हो सके। आयत बिस्तर पर अपने ब्लैंकेट को खींचकर सो चुकी थी और वीर बस एक टक बिस्तर के नीचे खड़ा आयत को देखे जा रहा था। वीर बिस्तर पर बैठ जाता है, नजरें अभी भी आयत की ओर थी। एक ही पल में सब कुछ बदल गया था। इन 2 दिनों में आयत ने एक पल भी एहसास नहीं होने दिया कि वो कुछ ऐसा सोच रही थी, बल्कि वही बात बात पर जिद करना, वीर का हाथ थाम लेना, अपनी शादी की शॉपिंग, वीर की हर बात पर मशवरा लेना। वीर समझ ही नहीं पा रहा था कि वो इस पल को क्या महसूस करे। वो अपने आप ठगा हुआ महसूस करे या अपने कर्म का फल भोगने वाला एक लड़का। यहाँ नींद आयत की आंखों में भी नहीं थी। वो भले ही आंखें बंद करके अपने आप को मजबूत दिखा रही हो, लेकिन क्या इतना आसान होता है कि किसी लड़की के लिए अपनी शादी वाले दिन अपनी शादी के सभी निशानों को अपने बदन से हटाना, और वो भी उस लड़की के लिए जिसकी मांग में सिंदूर उस लड़के के हाथों से भरे गए, जिसके वो हमेशा दुल्हन बनना चाहती थी। वो वीर से बहुत नाराज थी, लेकिन आयत वीर से नफरत नहीं करती थी। वो इतनी जल्दी वीर को माफ़ी करने के मूड में नहीं थी और इसलिए अपनी आंखों को बंद करके वो सोने की कोशिश करने लगी। वीर भी जाने कब तक उसे देखता रहा और अपने आप को ये समझा कर कि वो इतनी आसानी से नहीं हार मानेगा। वो आयत को मनाने की कोशिश करता रहेगा। वो भी बिस्तर के कोने पर आकर सो गया। आज सुबह उठते उससे पहले ही वीरा उसके लिए तैयार होने के लिए सामान देकर गई थी। नहाकर साड़ी और गहनों को पहनने के बाद उसने अपने आप को आईने में देखा। मंगलसूत्र इस वक्त ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ था। एक नज़र मंगलसूत्र को देखने के बाद आयत ने वीर की तरफ देखा। पूरी रात कस कस में सुबह जाकर वीर को नींद आई थी। वो भी सो रहा था। आयत उसे देखकर कुछ पल के लिए उसे देखती रहती है और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। उसने मंगलसूत्र को उठाया और अपने होठों और माथे से लगाने के बाद उसे अपने गले में पहन लिया। सिंदूर की डिब्बी लेकर उसने अपनी मांग को फिर से भरा। वो खड़ी होती है और अपने आप को आईने में देखती है। वो बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी थी। आज तैयार होकर बाहर आई। माही उसे अपने साथ पूजा घर में लेकर आती है। सुधा जी, सरदार, रंजीत जी सभी बाहर आते ही एक एक करके आयत सभी के पैर छूकर प्रणाम करती है। उसके बाद सुधा जी आयत की नज़र उतारने के लिए उसे अपने साथ ले जाती हैं। आयत इस वक्त डाइनिंग टेबल के पास खड़े सभी के लिए प्लेट्स लगा रही थी। सब अपने अपने कमरे से निकलकर अब तक आ चुके थे। वीर अब तक नहीं आया था। सभी हंस बोलकर एक दूसरे से बात कर ही रहे थे जब सभी के कानों में जोर से वीर के चीखने की आवाज़ आई। आयत, वीर गुस्से से चिल्लाया था। यह आवाज़ सुनते ही जहाँ सभी चौंक कर वीर के कमरे की ओर देखने लगते हैं, आयत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। सुधा जी झट से बोली, आयत बेटा क्या हुआ? ये वीर इतने गुस्से में क्यों चिल्ला रहा है? आयत अपनी मुस्कुराहट को छिपाते हुए बोली, मुझे नहीं पता दादी। आयत, आयत की बच्ची, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वीर अपने कमरे से भागते हुए आया। आयत इस वक्त पीछे की तरफ घूमकर खड़ी थी। जब वीर अपने कमरे से आयत का नाम लेकर चिल्लाते हुए बाहर आया, एक बात याद रखो,
मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कोई मेरी चीज़ों को हाथ लगाए। कहते हुए उसने आयत के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ पलट दिया। आयत, जो कि इस वक्त पीछे घूमकर मुस्कुरा रही थी, वीर को देखकर भी उसकी मुस्कुराहट नहीं गई। लेकिन आयत को इस तरह से फिर से सिंदूर और मंगलसूत्र में देखकर वीर की बोलती जरूर बंद हो गई थी। वीर आयत में खोया था, जबकि आयत मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर साफ लग रहा था कि कुछ शरारत करके आई थी। वीर के उस ख्यालों से रंजीत जी ने उसे बाहर निकालते हुए कहा, क्या हुआ? आयत का नाम लेकर क्यों चिल्लाए जा रहे थे? और ये क्या पहन रखा है तुमने? आप जाकर फिर अपने होश में आया और दादाजी की तरफ देखते बोला, दादाजी, आपको पता है, इस आयत ने मेरे सारे कपड़े बर्बाद कर दिए, इसलिए मैं बाथरोब में हूँ। मैं क्या पहनूं? मुझे अभी बताइए। माही आगे आते हुए बोली, क्या हुआ वीर? इतना क्यों हाइपर हो रहे हो सुबह सुबह? मॉम, आयत, इसने मेरे सारे कपड़े डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, कहकर वीर ने आयत की तरफ उंगली पॉइंट की। आयत बिना कुछ बोले बस वीर को देखकर मुस्कुरा रही थी। देखिए देखिए मॉम, ये अभी मुझे देखकर हंस रही है, ये मुझे चिढ़ा रही है मॉम, वीर चीखते बोला। माही पीछे पलटती है तो आयत झट से अपनी गर्दन नीचे कर लेती है, लेकिन आयत की मुस्कुराहट माही भी देख चुकी थी। आयत, क्या किया तुमने? माही बोली, कुछ नहीं किया मैंने। आयत बड़ी मासूमियत से बोली और चुपचाप से सरकते हुए राजवीर के पीछे जाकर खड़ी हो गई। राजवीर भी जानता था कि आयत कुछ करके जरूर आई है, वरना वीर इस तरह से बाथरूम में अपने कमरे से भागता हुआ नहीं आता। वीर माही का हाथ पकड़ता और अपने साथ बेडरूम की ओर ले जाते हुए कहता है, मॉम, मैं आपको दिखाता हूँ इस आयत ने क्या किया है। बाकी घर वाले भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। आयत भी राजवीर के शर्ट को पकड़कर पीछे पीछे चलने लगती है। जैसे ही वीर ने अपना रूम खोला, सभी की नजरें बस हैरानी से फर्श की ओर देखने लगी। वीर के पूरे कपड़े इधर से उधर बिखरे पड़े थे। आयत अब भी मुस्कुराते हुए उन कपड़ों को देख रही थी। वीर आगे बढ़कर जाता है और उन कपड़ों को उठा उठा कर दिखाने लगता है। आयत ने उन सभी कपड़ों को टुकड़ों में काट दिया था। पैंट में से किसी के पैर कटे हुए थे, तो किसी शर्ट की बाजू फटी हुई थी, किसी के कॉलर को काट दिया था, तो किसी के पॉकेट को। वार्डरोब में इतने सारे कपड़ों के होते हुए भी वीर के पास इस वक्त पहनने के लिए एक ढंग के कपड़े नहीं थे। उसने एक एक करके वहां मौजूद कपड़ा उठाकर माही और पूरे परिवार के सामने दिखाना शुरू किया। सभी हैरानी से कभी वीर को तो कभी कपड़े को, कभी आयत को देखते। देखा मॉम, ये क्या किया है इस लड़की ने? कहते हुए वीर ने आयत के बाजू को पकड़कर माही के सामने खड़ा कर दिया। माही आयत की तरफ गुस्से से देखते हुए बोले, ये सब क्या है आयत? आयत अपनी गर्दन झुकाए वहां पर खड़ी थी। राजवीर माही को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, दोनों पति पत्नी की आपस की बात है, तुम क्यों कह रही हो? तुम्हारे बेटे ने कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण आयत ने ये किया है, लेकिन ये गलत है ना राजवीर? राजवीर माही के हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हुए बोला, वो दोनों संभाल लेंगे जैसे संभालना होगा, छोड़ दो उन लोगों को अपने हाल पर। सभी आयत की तरफ देख रहे थे। उसकी झुकी हुई गर्दन इस बात को साफ साफ बता रहा था कि हाँ, उसने ये सब किया है। वीर के फटे हुए कपड़े देखकर राजवीर माही को अपने साथ ले जाता है। राजवीर और माही के पीछे पीछे घर वाले भी निकलने लगते हैं। आज भी दबे कदमों से धीरे धीरे खिसकते हुए बेडरूम से बाहर जा रही थी, जब वीर उसे पकड़कर अंदर खींचते बोला, तुम कहाँ जा रही हो? ये सब क्या है? आयत भोली सी शक्ल बनाकर बोली, मैंने नहीं किया। वीर आयत का नाम गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, आयत। आयत अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लाकर बोली, गुस्सा आ रहा है? कैसा लग रहा है? अब तुम क्या पहनकर जाओगे? तुम क्या चाहती हो? मैं इनर वेयर में पूरे दिन तुम्हारे सामने घूमूं? वीर आयत को देख रहा था, जो उसे देखकर चिढ़ाने वाली हंसी हंस रही थी। वीर मुस्कुराते हुए बोला, अगर मुझे बिना कपड़ों के देखने का शौक था तो पहले कह देती, इतना नुकसान करने की क्या जरूरत थी? आज जो कि अब तक हंसी रही थी, अचानक उसकी हंसी गायब हो गई। वीर उसके हाथ को पकड़कर उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में जाकर प्यार से देखते हुए बोला, कितना दर्द हुआ होगा तुम्हारे इस नाजुक हाथों में मेरे कपड़ों को काटते हुए। बट डोंट वरी, बीबी हो मेरी, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करना फर्ज बनता है ना मेरा। मतलब मतलब क्या है तुम्हारा? वीर के हाथों ने आयत के हाथों को जकड़े हुए था और वीर क्योंकि उसके करीब आ रहा था, आयत हकलाते हुए किसी तरह से मुंह से बस इतना ही बोल पाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं बस यूं ही एक्सपोज करते हुए, अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हुए तुम्हारे सामने रहूं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आयत अब हैरानी से वीर की ओर देखने लगती है, क्योंकि अब वीर आयत का हाथ छोड़कर और अपने बाथरूम की डोरी को खोल दिया था। आयत जल्दी दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखते हुए बोली, नहीं, मैं ये नहीं चाहती थी, मैं ये नहीं चाहती थी। उसने इतनी जल्दी जल्दी में कहा कि वीर को उसके ऊपर हंसी भी आ रही थी। अब उसके कपड़े तो वापस सिलने वाले थे नहीं। आयत ने ऐसा छोड़ा ही नहीं कि उसको कुछ किया जा सके। इसलिए वीर आयत को थोड़ा सा सबक सिखा देना चाहता था। कुछ देर बाद आयत धीरे से अपने चेहरे से अपना एक हाथ हटाया और सामने देखा। वीर मुस्कुराते हुए खड़ा था और अभी उसने बाथरोब पहन रखा था। आयत अपने दोनों हाथों को हटाते हुए बोली, तुम मुझे डरा रहे थे? नहीं, कहते हुए उसने झट से अपने बाथरोब को अपने शरीर से अलग कर दिया। आयत झट से पीछे की तरफ पलट गई। छी वीर, तुम कितने गंदे हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? वीर उसे अपने बाहों में भरते हुए बोला, उसे अपनी तरफ खींचता है। उसके कंधे पर अपने सर को रखकर उसके पेट पर अपने हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए कहता है, आंखें खोलकर देखोगी नहीं मुझे? तुम चाहती थी ना कि मैं ऐसे रहूं? वीर देख सकता था कि कुछ ही पल में आयत का चेहरा गर्म सा हो गया था। उसका चेहरा पूरा गुलाबी हो गया था। आयत, यू आर ब्लशिंग। आयत, मैंने कपड़े पहन रखे हैं। वीर ने धीरे से आयत के कान में कहा और अपने होठ से उसके कान पर किस करते हुए बोला, अब मुझे ये बताओ कि मैं ऑफिस क्या पहन कर जाऊंगा? उसने खुद आयत को अपनी तरफ घुमाया। आयत ने अपनी आंखें खोली। इस वक्त वीर ने कोई शर्ट तो नहीं पहनी थी, पर इस वक्त उसने शायद कल का ही लोअर पहन रखा था, जो उसने नहाने से पहले रात को पहना था। तुम यही पहनोगे? आयत ने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा। बिल्कुल भी नहीं, वीर बोला। ठीक है, तो एक्सेप्ट करो कि तुम जो कह रहे थे कि शादी के बाद मेरी सारी बातें मानोगे, वो तुम नहीं मानने वाले। आयत, अजीब सी शर्त मत रखो। वीर आयत को प्यार से अपने पास लाना चाहता था। आयत 2 कदम पीछे जाती हुई बोली, ये कपड़े पहनो या मैं अपने घर जा रही हूँ। वीर अपने चेहरे पर गंभीरता लिए आयत को देख रहा था। जितनी गंभीरता वीर के चेहरे पर थी, उतनी गंभीरता इस वक्त आयत के चेहरे पर भी थी। कुछ पल एक दूसरे को घूरने के बाद वीर बोला, ओके फाइन, कहकर वीर ने अपने लिए कुछ कपड़े चुनने लगा और आयत मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गई। आयत के बाहर आते ही सबने उसके क्लास लगाना शुरू कर दिया, सिवाय राजवीर के। राजवीर मुस्कुरा रहा था, अपने इस छोटी सी बहू की डांट सुनते देख रहा था। सबसे डांट सुनने के बाद आयत राजवीर के बगल में बैठती हुई बोली, सब आपकी वजह से हो रहा है। राजवीर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उसे रास्ते पर लाना तुम्हारा काम है, इतने से उसे कुछ नहीं होगा। आयत बोली, आपका बेटा अभी बाहर गया कहाँ है? अभी उसके जूते पहनने बाकी हैं। आयत, और क्या क्या तुमने? राजवीर झट से आयत की तरफ घूमकर बैठते हुए बोला, पहले उसको नाश्ता करके घर से तो निकालने दीजिए, सब पता चल जाएगा। बोलते हुए आयत उठी और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। वीर वहीं कपड़े में से एक पहनकर आता है और वीर को देखते ही सब एक साथ हंस पड़े। वीर सैंडविच उठाकर हाथ में लिया और निकलते हुए बोला, बस अब इससे ज़्यादा एंटरटेन मैं नहीं कर सकता आप लोगों को। सभी उसे देखकर हंस रहे थे। वीर जो दरवाजे पर जाकर अपने जूते को निकाल रहा था पहनने के लिए, फिर से आयत का नाम लेकर चिढ़ा और आयत झट से राजवीर के पीछे छुप गई। माही जो कि डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, अपने सर पर हाथ मारते बोली, अब क्या कर दिया इसने? सरता दौड़कर वीर के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है और वीर का जो जूते का कलेक्शन था उसमें देखने लगती है। सरदा ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ये तो सब। सरदा अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाई। आयत ने वीर के सारे जूते के ऊपर अजीब सा रंग डाल दिया था। एक भी जूता इस वक्त वीर के पास नहीं था। वीर घर में पहनने वाले उस स्लीपर को पहनकर बाहर निकलते हुए बोला, शाम को आ रहा हूँ, तैयार रहना अपने पनिशमेंट के लिए। आयत ने वीर के कपड़े और उसके जूते का खून कर दिया था। बेचारा वीर इस वक्त अपनी कार में बैठे अपने सतरंगी कपड़ों और जूतों के बारे में देखकर यही सोच रहा था कि आयत को कैसे मनाए। आयत की बचकानी हरकतों से वो तो समझ गया था कि आयत उसके लिए कोई खतरा नहीं है। आयत बस छोटी मोटी हरकतें करके उसे परेशान कर सकती है। उसका दिल टूटा है तो कुछ तो कहेगी, कुछ तो करेगी। लेकिन वीर इस बात से भी सुकून में था कि आयत उसके घर में है। बस उसे अपनी आयत को मनाना है और उसे अपने
आप पर इतना भी भरोसा था कि उसे वो मना लेगा। कारण यही था कि वीर को पता था कि आयत वीर को बहुत चाहती है। इतने सालों के बीच की अनबन को कौन 10 दिन के अंदर दोस्ती और प्यार में बदल सकता है। अगर मन में प्यार ना हो तो ये मुमकिन भी नहीं था। शायद पहले से भी आयत के दिल में वीर के लिए कुछ जज्बात रहे हों। ऑफिस की टेबल पर वो फाइल में जो राजवीर ने उसे दिया था, वीर उसे खोलकर देखता है। यह आयत के फैक्ट्री का पेपर था। उसी टेक्सटाइल मिल के डॉक्यूमेंट थे जो कि आयत एक बार वीर को संभालने के लिए देने वाली थी। उसने आज का पूरा दिन आयत के ही टेक्सटाइल फैक्ट्री के फाइल्स को रीड करने में लगाया। शाम होते होते वीर के पास अपने प्लान मौजूद था। आज अपने काम से फ्री होने के बाद अपने ऑफिस में ही मौजूद अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। शाम के तकरीबन 6 बज रहे थे। बिना लाइट्स ऑफ किए कमरे के पर्दे लगे हुए थे और वो आराम से सो गया था। उसने चैन से सोने से पहले ही माही को ये मैसेज कर दिया था कि आज वो थोड़ा लेट आएगा, ऑफिस में काम ज़्यादा है। ज़्यादा काम के नाम पर फिलहाल वीर आराम से अपने अपार्टमेंट में सो रहा था, जबकि आयत वीर को कैसे सबक सिखाएगी ये सोचकर इधर से उधर अपने कमरे में टहल रही थी। तभी उसे याद आया कि वीर जब खाना खाने बैठेगा तो उसके खाने में मिर्ची डाल देगी, क्योंकि वो जानती है वीर तीखा नहीं खाता। ये सोचकर जैसे ही वो अपने कमरे से निकली, माही और सुधा जी की बात, उसे इस बात का एहसास हो गया कि आज वीर आ ही नहीं रहा है। आयत अपना सब मुंह लेकर कमरे में वापस आ गई। चलो, आज नहीं तो कल सुबह का नाश्ता तुम्हें बहुत ही चटपटा करवाऊंगी वीर, आयत कहकर माही के पास चली जाती है। यहाँ वीर आयत को सबक सिखाने के लिए प्लान भी बना चुका था और इसलिए वो अभी चैन से सोया हुआ था। वीर के मोबाइल का अलार्म रात के 12 बजे बजा। वो अपना ब्लैंकेट को पैर मार कर फेंक कर मुस्कुराते हुए उठा। इस घर में एक पार्टी एरिया था जहाँ पर मिनी बार बना हुआ था। वहां से उसने अपनी फेवरेट ब्रांड के शराब निकाल कर उसे अपने मुंह में लिया और कुल्ला करके फेंक दिया। कुछ बूंद शराब उसने अपने कपड़ों पर डाल ली थी ताकि उसके कपड़ों से शराब की बदबू लगे और जो भी उसके पास हो उसे इस बात का एहसास हो जाए कि उसने शराब पी रखी है। अपनी कार निकालकर खुद ही ड्राइव करते हुए वीर अपने घर पहुंचता है। कार से बाहर निकलने से पहले उसने कार के ड्रॉयर खोला और उसमें से एक डिब्बा निकाला। क्योंकि वो खुद भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था तो उसके आसपास काफी कुछ ऐसी चीजें होती थी जो शूटिंग से काम आती थी। उसने उस पाउडर को अपने हाथ, अपने गाल और अपने गर्दन वगैरह पर लगा दिया। या ये रंग कुछ ऐसा था मानो जैसे किसी को चोट लगी हो और उस चोट के कारण चोट लगे हुए हिस्से में निशान हो जाए। अपने कार के आईने से वीर ने अपने आप को देखा। सच में ऐसा लग रहा था मानो या तो कहीं से एक्सीडेंट करके आया हो या मारपीट करके आया हो। अपनी टाई को लूज कर अपने बाल को बिखेर कर वो घर आया। सब सो रहे थे, ये बात उसे पता थी और वो चुपके से अपने कमरे में गया। आयत भी इस वक्त सो रही थी। उसने अपने कमरे को बंद किया और आयत को आवाज दिया। आयत वीर की आवाज सुनते ही उठकर बैठ गई। आयत, मेरी जान, कैसी हो तुम? लड़खड़ाए कदमों से वीर बढ़ते हुए बोला। वीर के मुंह से मेरी जान सुनते ही आयत के तो सारी नींद उड़ गई थी, पर झट से उठकर बैठते हुए अपने सर पर हाथ रखकर बोली, तुम ऐसे चल रहे हो वीर? तुमने ड्रिंक की हुई है? वीर लड़खड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसे ना चलने का होश है, ना ही इस बात का कि उसे कितनी चोट लगी है। वो लड़खड़ाते हुए आया और आयत के पास बैठते हुए बोला, देखो ना, तुमसे मिलने की मुझे इतनी जल्दी थी कि मैं अपनी पार्टी छोड़कर आया हूँ। वीर की आधी आंखें बंद थी और आधी खुली हुई। आयत गुस्से से वीर की ओर देखती है। उसके शरीर से बहुत ही तेज शराब की गंध आ रही थी। आयत अपनी नाक को बंद करके अपनी गर्दन पीछे करते हुए कहती है, छी, वीर इतना ज्यादा कौन ड्रिंक करता है? आयत दूर जाकर खड़ी होती है। उसे पहले ही वीर उसका हाथ पकड़कर उसे लिपट जाता है। मैं करता हूँ ना मेरी जान, मैं करता हूँ इतना ड्रिंक, देखो ना, सबने मुझे पिला दिया। ये क्या कहकर आयत से प्यार करते हो कि ड्रिंक करना पड़ेगा। आयत गुस्से में उसे खुद से दूर करती हो और धकेलती हुई बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? शराब भी पीते हो और सारे इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हो। वीर, जो कि आयत के धकेलने के कारण जानबूझकर बिस्तर पर निढाल होकर अपने दोनों हाथ को फैलाए किसी शराबी की तरह पड़ा हुआ था, वो आयत की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे लिए शराब पी है और तुम मुझे दूर कर रही हो? मैंने नहीं कहा था तुम्हें पीने के लिए। वीर करवट लेकर एक तरफ होकर मुड़ गया और अपनी हथेली पर अपने चेहरे को रख कर झूलते हुए बोला, तुम्हारे प्यार ने बोला मुझे पीने के लिए।
तुम्हें पता है तुम्हारा प्यार कितना बदमाश है, मुझे बार बार शराब पीने को कह रहा था। कहते हुए वीर ने एक उंगली दिखाते हुए अपने गले के पास इशारा करते हुए कहा, यहाँ तक पिया है मैंने। आयत अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली, बदतमीज बेहुदा तुम थे ही, बस इस शराबी होने की कमी थी। वीर झट से गोल गोल होते हुए आयत की गोद में सर रखकर बोला, आयत मेरी जान, मुझे कहानी सुना के लोरी गाकर सुला दो ना। आयत वीर के बाल नोचते हुए बोली, जहर खिलाकर मार कर तुम्हें ना सुला दूं, जो तुम्हें लोरी गाकर सुनाऊं? तुम मुझे जहर खिलाओगी? आयत अपनी नजर छोटी करके थोड़ा सा झुककर फिर वीर की आंखों में देखते हुए बोली, हाँ खिलाऊंगी, ताकि जो सोने का शौक है ना हमेशा हमेशा के लिए सो जाओ। तो ठीक है मेरी जान, मैं पति हूं ना तुम्हारा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज बनता है। तुम मुझे मरते देखना चाहती हो ना, ठीक है, मैं आज सुसाइड कर लूंगा। आयत हैरान होते हुए वीर को देखने लगती है। वीर उठा और अपने कुछ छोटे छोटे कदमों को कभी इधर तो कभी उधर करते हुए ड्रेसिंग टेबल तक पहुंचा। उसने ड्रायर को खोलना शुरू किया। तभी उसे उसमें से एक में एक बोतल थी। उस बोतल को हाथ में निकाल कर बोला, आज मैं मेरी जान के हाथ से मरूंगा। मैं स्वर्ग में आ रहा हूँ भगवान, मेरे स्वागत के लिए अप्सराओं को रेडी करके रखिए। कहते हुए फिर से लड़खड़ाते हुए कदमों से आयत के पास आए। वो बोतल उसके हाथों में देते हुए बोला, लो ये ले लो, आज मेरी जाने मन अपने हाथों से मेरी जान लेगी। वाह, आज मेरी जान लेगी मेरी जान। कहकर वीर मुंह खोलकर आयत के सामने बैठ गया। आयत हैरत भरी नजरों से वीर को देख रही थी, जो बात बात पर उसे मेरी जान कहे जा रहा था। फिर आयत ने अपने हाथ में मौजूद उस बोतल को देखती है, नेल पेंट रिमूवर। वीर ये क्या है? आयत बोतल वीर को देखते हुए कहती है, ये जहर है, तुम्हारे हाथ से खाकर मैं स्वर्ग में जाऊंगा और फिर वहां पर अप्सराओं के साथ नृत्य करूंगा। कहकर वो राजाओं की तरह अपने हाथों को अपने कमर पर रखता है और अपनी गर्दन से सीधा करके ऊपर आसमान की ओर देखने लगता है। तुम्हें किसने कहा कि इससे स्वर्ग में चले जाते हैं? नहीं जाते। वीर ऊपर आसमान की तरफ देखना छोड़ आयत की आंखों में देखता है। आयत वीर को इस तरह देखकर हंसी आने लगी थी। वीर इरिटेशन में हंसी दोनों इस वक्त उसके चेहरे पर देख सकता था। वीर उसे अपनी ओर खींचते हुए अपने गले से लगाता है। वीर इस वक्त बेड के नीचे बैठा हुआ था और आयत बेड पर। आयत अब आधी बेड और आधी वीर की गोद में थी। आयत के पैर इस वक्त बेड पर था। वो अपने पैरों की तरफ दिखाते हुए बोली, इन्हीं पैरों से न तुम्हारी पिटाई शुरू कर दूंगी मैं। मुझे छोड़ो और जाकर नहा कर आओ। तुम नहा दो ना। वीर बहुत प्यार से उसके गालों को चूमते हुए बोला। इस तरह वीर को अपने पास आने की कोशिश करता देख उसे थोड़ा सा दूर होते हुए बोली, वीर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। वीर जो कि बिल्कुल भी आयत को छोड़ देने के मूड में नहीं था, प्यार से उसके गले पर अपने चिन को रखते हुए बोला, क्यों नाराज रहती हो? प्यार तो करती हो ना मुझसे, तो गलती को माफ कर दो ना। कहते हुए वीर ने अपनी गर्दन बिल्कुल इस तरफ से उसके कंधे पर रख दी, जैसे कि वो बेहोश हो गया हो। आयत उसे थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वीर अभी हिल भी नहीं रहा था। अगर शराब का नशा हो तो उसे उतारा जा सकता है, लेकिन जो बिना पिए ही पीने का नाटक करे उसको नशे को कैसे उतारा जाए? वीर की शरारतों से अनजान आयत पूरी कोशिश कर रही थी कि वीर उसे छोड़ दे, लेकिन वीर जानबूझकर आयत को कस कर पकड़े हुए था कि आयत के पास उसकी बाहों में रहने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बच रहा था। आयत को नींद भी आ रही थी, वो सोना चाहती थी। यहाँ वीर पूरी रात आज आयत को परेशान करने का मूड बनाकर आया था और बस सिर्फ इसलिए अपने काम को खत्म करने के बाद वो एक अच्छी नींद सोकर आया था, ताकि उसे आयत के पास आने के बाद नींद ना आए और वो पूरी रात जाग सके। आयत जिसके पैर अभी बिस्तर पर थे और बेड से अपने पैरों को नीचे लेती है और जमीन पर रखकर खड़े होने की कोशिश करती है। वीर को जब लगता है कि इससे ज्यादा अगर आयत ने स्ट्रगल किया तो आयत को चोट लग जाएगी, तो वीर आयत को छोड़ देता है। वीर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कहकर उसने अपने उस नकली चोट के निशान की ओर इशारा किया। आयत ने जब चोट देखा फिर वो उसकी तरफ झुकते हुए बोली, इतना सारा चोट तुम्हें लगा कैसे? वीर अपने होठों को नीचे की तरफ लटका लेता है, मानो जैसे उसे रोना आ रहा हो। आयत उसके गाल को थपथपाते हुए कहती, बस बस अब रोना नहीं, ये बताओ इतना चोट कैसे लगा? वीर अपने होठों को नीचे लटकाकर आयत की नजर आंखों में
देख रहा था। तुमने मारा मुझे। मैंने मारा तुम्हें? आयत पीछे होते बोली। आयत झट से घुटने के बल बैठी और वीर के साथ की कॉलर को पकड़कर सीधा बिठाते हुए बोली, मैंने कब मारा तुम्हें? जब मैं शराब पी रहा था, तब तुम आई और मुझसे कही मैं और नहीं पी सकता। मैंने कहा मैं पीऊंगा। फिर तुमने कहा मैं नहीं पी सकता। मैंने कहा मैं पीऊंगा। तुमने फिर से कहा मैं नहीं पी सकता। मैंने फिर से कहा मैं पी लूंगा। तुमने फिर से शट अप, प्लीज शट अप। आज गुस्से से अंदर ही अंदर भरी जा रही थी। वो ज्यादा जोर से चिल्ला नहीं सकती थी, क्योंकि अगर राजवीर वीर को इस तरह देखता तो पता नहीं क्या करता। वीर नकली रोना रोते हुए कहता है, देखा कितना डांटती हो मुझे। सबकी बीवियां उनको प्यार करती हैं, मेरी बीवी सिर्फ मुझे डांटती रहती है और मुझे कहती है मुझे नर्क लेकर जाएगी। आज बिना कुछ कहे पालती मार कर उसके सामने बैठ चुकी थी और उसके चोट को देख रही थी। तुम मेरे साथ नर्क चलोगी क्या? वीर बहुत ही भोलेपन और मासूमियत से बोला। क्यों, तुम्हारी तितलियां नहीं होंगी तुम्हारे पास रात? आयत बड़ी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए बोली, वो लोग तो अप्सरा बनकर स्वर्ग में रहेंगी ना। मैं और तुम, हम दोनों मरकर नर्क जाएंगे और वहीं रहेंगे। तुम नर्क की रानी बन जाना और मैं नर्क का राजा। कहते हुए उसने शान से अपने कॉलर को सीधा किया और घुटने के बल जमीन पर बैठते हुए अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर रखकर अपनी गर्दन को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। आयत वीर की हरकत पर अपनी हंसी को रोक नहीं पाई। वीर बस करो। वीर जैसे तैसे करके खड़ा होता है और आयत से कहता है, चलो नहला दो मुझे, मुझे नहाना है। आयत उसे बिल्कुल भी नहलाना नहीं चाहती थी, इसलिए बिस्तर पर लेटकर सोते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। तुम सच में मुझे नहीं नहलाओगी? वीर इस ढंग से बोला जैसे किसी बच्चे को कोई चीज ना मिले तो ऐसा लगता है जैसे वो अभी रो देगा। आयत ने वीर को पूरी तरह से इग्नोर किया, ब्लैंकेट को खींचकर अपने बदन पर डाला और अपनी आंखें बंद कर ली। वीर अपने मन में कहता है, इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं सोने दूंगा तुम्हें मेरी जान, अभी तो तुम्हें जगाना है। कुछ पल और मेरे साथ। ये जो मेरी डिजाइनर कपड़े और जो जूते को बर्बाद किया है तुमने, उसका बदला भी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, मत नहलाओ, मैं खुद नहा लूंगा। कहकर वीर बाथरूम की ओर गया। बाथरूम का दरवाजा जैसे ही खुला, आयत अपनी नजर खोलकर बाथरूम की ओर देखती है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।